दुनिया फिर से एक बार युद्ध के मुहाने पर है। और इस बार युद्ध कोई ऐसा वैसा नहीं है। दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र, जो कि कहा जाए पिछले तकरीबन 100 वर्षों से जल रहा है, वहाँ पर फिर से आग भड़क गई है। जी हाँ, ठीक समझा आपने, मध्य पूर्व का क्षेत्र। जिस तरह से हमास ने इजराइल पर एक बड़ा आतंकवादी हमला किया है, और वो आतंकवादी हमला जिसमें उसने पहले 2 घंटे में तकरीबन 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे। कोई सही संख्या तो मरने वालों की, हताहत होने वालों की सामने नहीं आई है, ऑफिशियल रिकॉर्ड को मान नहीं सकते हैं, पर इन 2 दिनों में दोनों तरफ से माना जा सकता है कि हजारों लोग मरे हैं और कई हजार घायल हुए हैं। क्या स्थिति होगी इस समय इजराइल में? क्या स्थिति होगी इजराइल के रिटेलिएशन के बाद फिलिस्तीनी बाहुल्य क्षेत्र वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में, विशेषकर गाजा पट्टी में? ये सोचने और समझने वाली बात है। 100 सालों से ये मुद्दा ये सुलझा क्यों नहीं? यूनाइटेड नेशंस जैसे एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई तो इसीलिए हुई थी कि दुनिया के किसी कोने में अब किसी उस मुद्दे को पनपने नहीं दिया जाएगा जो दुनिया को फिर से एक तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले आए। लेकिन 100 वर्षों से ना सुलझी ये समस्या, जिस पर गांधी जी ने भी अपने समय में कहा था कि जो फिलिस्तीन और यहूदियों की जो समस्या है, इसका कोई समाधान कभी निकलेगा, उन्हें नज़र नहीं आता, आज सही प्रतीत हो रही है। गांधी जी की मृत्यु तो इजराइल के बनने के तकरीबन 100 दिन पूर्व हो गई। 14 मई 1948 को इजराइल का गठन हुआ। इस समस्या के मूल में अगर हम लोग जाएं तो प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो कालखंड है, उसमें इस समस्या वास्तव में ये उसी समय पनपी और इसका समाधान आज तक नहीं हुआ। 1917 के पहले एक ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था जो तुर्की से गवर्न होता था। एक बहुत बड़ा एरिया था जिसमें सदियों तक एक ऑटोमन एम्पायर के नाम से, चाहे वो ये मध्य पूर्व का क्षेत्र हो, यूरोप का क्षेत्र हो, या मिडिल ईस्ट का क्षेत्र हो, या नॉर्थ अफ्रीकन के तमाम कंट्रीज़ हों, इसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज को गवर्न होती थी ऑटोमन एम्पायर से, खलीफा से। वो मुस्लिम शासकों को एक तरह की सॉवरेंटी प्रदान करते थे या अनुमति प्रदान करते थे। वो ऑटोमन एम्पायर जो यूएई तक फैला हुआ था, यूएई भी ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, मक्का मदीना पर भी ऑटोमन एम्पायर का रूल था। वो ऑटोमन एम्पायर जब धीरे धीरे कमज़ोर होता है, ब्रिटिशर्स उसके खिलाफ कुछ रिबेलियन शुरू कराते हैं। यूएई से शुरू हुआ वो रिबेलियन धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर को वीक करता है, और ऑटोमन साम्राज्य का पतन जब 1917 के आसपास होता है, तो ये जो ऑटोमन के एम्पायर के रूल में जो ये क्षेत्र है जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है, इस पे ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है। जैसा हम सब जानते हैं कि उस समय ब्रिटेन के तमाम औपनिवेशिक क्षेत्र थे, भारत पर उसका कब्जा था, नॉर्थ अफ्रीका के तमाम देशों पर कब्जा था, यूरोप के तमाम देशों पर, तमाम कॉन्टिनेंट्स के तमाम छोटे छोटे ब्लॉक्स पर ब्रिटेन का कब्जा था उस समय। तो उसी तरह से मिडिल ईस्ट के उस क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है। जब ऑटोमन एम्पायर का पतन हो जाता है तो जो क्षेत्र ब्रिटिशर्स के कब्जे में आता है, उसमें माइनॉरिटी में ज्यूस रहते हैं और मेजॉरिटी में वहाँ पर अरब रहते हैं। उस क्षेत्र पर जो ज्यूस वहाँ पर रह रहे थे, वो अपने होमलैंड की मांग करते हैं। ठीक उसी समय, यानी प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो कालखंड है, जो ज्यूस जिनको हम यहूदी कहते हैं, एक ऐसी नस्ल है जिसको दुनिया में सबसे दिमागदार, कौशल और बहुत ही इंटेलिजेंट नस्ल मानी जाती है, जो पूरी दुनिया के बड़े मजबूत देशों में उस समय काबिज थी। अमेरिका में, यूरोप के तमाम देशों में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, तमाम देशों में जो है ज्यूस रहा करते थे। ज्यूस का अपना कोई होमलैंड नहीं था, लेकिन ज्यूस के प्रति जो व्यवहार क्रिश्चियंस करते थे, जो ईसाई लोग करते थे, महात्मा गांधी का कहना था अपने लेख और आर्टिकल्स के दौरान, हम महात्मा गांधी के नज़रिए से इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा था कि ज्यूस के प्रति बड़ा खराब रवैया उस समय के क्रिश्चियंस ने अपनाया, और उनके साथ वो वही व्यवहार करते हैं जिस तरह से भारत में
कुछ सवर्णों पर उस समय आरोप लगता था कि दलित वर्ग के साथ करते हैं, यानी एक तरह की अनटचेबिलिटी थी, अस्पृश्यता थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रह रहे थे उनके साथ वहाँ के साउथ अफ्रीका के गोरे जिस तरह का व्यवहार करते थे, एक नस्ल भेद था, उसी तरह का कमोबेश व्यवहार ज्यूस कम्युनिटी के साथ पूरी दुनिया में जहाँ पर वो रह रहे थे उनके साथ क्रिश्चियंस करते थे। मोस्टली वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया में ज़्यादा रहते थे। यूरोप में उनके साथ व्यवहार खराब होता है। 1920 से 40 के बीच में वो प्रताड़ित किए जाते हैं। 40 से लेके और 47 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फेज है, जर्मनी में, विशेषकर जर्मनी में जो हिटलर अपनी रेस की सुपीरियरिटी को दिखाने के चक्कर में जिस तरह से ज्यूज के साथ वहाँ पर होलोकास्ट होता है, उनके साथ जो जिस तरह की यातनाएं उनको की जाती हैं, उनको जर्मनी छोड़ने को विवश कर दिया जाता है। ऐसा ही सेम ब्रिटेन और दूसरे क्षेत्रों में जहाँ लोग रह रहे थे वहाँ पर ज्यूस के साथ होता है। ज्यूस अपने होमलैंड की मांग करने लगते हैं। ये 1917 से मांग उठ रही थी। उस समय जो ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एक वॉलफेयर डिक्लेरेशन करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कमिटमेंट देते हैं कि हम इस क्षेत्र में, जो कि फिलिस्तीन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जिसको ज्यूस अपना होमलैंड मानते हैं, अरब भी इससे अपने धार्मिक सेंटिमेंट्स बताते हैं यरूशलेम के क्षेत्र से, यहाँ पर वो कमिटमेंट देते हैं कि हम स्थापना करेंगे एक ज्यूस होमलैंड की। और 1948 तक ये कवायद चलती रहती है। फिर यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास होता है कि एक 2 नेशन थ्योरी, जिसके आधार पे इंडिया में डिवीजन हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, कि जिन क्षेत्रों का डिवीजन होना था उन्होंने कहा जहां मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं पाकिस्तान का एरिया में चला जाएगा, जहां हिंदू ज़्यादा रहते हैं वो इंडिया के एरिया में हो जाएगा। सेम यही थ्योरी वहां पर 2 स्टेट थ्योरी का रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में पास होता है, जिसको ज्यूस मान लेते हैं लेकिन पैलेस्टीनियंस नहीं मानते हैं। उस आधार पर इजराइल का गठन 14 मई 1948 को हो जाता है। इजराइल राज्य बन जाता है। पैलेस्टीनियंस यानी अरब और ज्यूस के बीच में वहां पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है एक भूभाग को लेके। फिलिस्तीनों का राज्य नहीं बनता है, जो अरब वहां पर रह रहे थे, पर वहां पर ज्यूस का होमलैंड बना दिया जाता है। और जितने ज्यूस जो दूसरे दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में रह रहे थे वो धीरे धीरे वहां पर आना शुरू कर देते हैं। इजराइल वहां पर मजबूती से उसी तरह से था, वो तो चूंकि चारों तरफ अरब देश थे, जिस तरह से एक जवान दांत के बीच में रहती है, इजराइल इस तरह से वहां पर अपने राज्य की स्थापना करता है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट 1917 से चल रहा था। महात्मा गांधी उस समय का कालखंड देख चुके थे। महात्मा गांधी ने ज्यूस के इस निर्णय को कि वो अपना होमलैंड फिलिस्तीनियों अरब देशों के बीच में बनाएंगे, उन्होंने कहा था गलत है। उन्होंने कहा एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है ज्यूस, वो जहां पर पैदा हुए, जिस देश में रहे, वहां पर फक्र के साथ रहे कि यही मेरा देश है। उन्होंने कहा सत्याग्रह सीखना चाहिए ज्यूस लोगों को। उन्होंने कहा जर्मनी से भी ज्यूस को पलायन नहीं करना चाहिए। उन्होंने हिटलर की आलोचना की थी, जिसके कारण महात्मा गांधी का पश्चिम जर्मनी में काफी विरोध भी हुआ था, उनके खिलाफ काफी कुछ लिखा भी गया था। लेकिन खैर उनके तमाम ज्यूस मित्र थे, ये अपने लेख में वो ऐसा लिखते थे। उस आधार पर हम इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो ब्रिटिशर्स ने वहां पर कमिटमेंट किया था कि हम ज्यूस के लिए एक होमलैंड बना देंगे, उन्होंने इजराइल तो बनवा दिया, और पैलेस्टीनियन के वो जो फिलिस्तीनी थे वहाँ के अरब, उनको उसी हाल में छोड़कर के 1948 में ब्रिटेन उस क्षेत्र से पलायन कर गया। ब्रिटेन चला गया, अपनी सेनाएं हटा ली, सब हटा लिया। अब हुआ क्या वहाँ पे एक इजराइल ने अपना देश बना लिया, जिसको तुरंत अमेरिका ने मान्यता दे दी और देश मान्यता देने शुरू कर दिए। अरब देशों ने उसकी मान्यता नहीं दी। अरब इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हो गया। जो अरब थे, जो फिलिस्तीन की मांग कर रहे थे, उनको अरब देशों ने सपोर्ट किया कि भाई हमारे मुस्लिम के साथ अन्याय हुआ है, हमारे ही मुस्लिम्स के क्षेत्र में, और ज्यूस को हमारे ही क्षेत्र में बसा दिया गया है। ज्यूस बोले यरूशलेम से हमारा धार्मिक कनेक्शन है। वो अपनी हिब्रू बाइबल का उदाहरण देते थे कि यरूशलेम उनके लिए सबसे पवित्र स्थान है, वो उसको अपनी कैपिटल बनाना चाहते थे। अब पैलेस्टीनियन का क्षेत्र है क्या, जहां पर इजराइल के लोग, ज्यूस के लोग सेटल हो गए, इजराइल ने अपना देश बना लिया। उसके वेस्ट में वेस्ट बैंक है और ईस्ट की तरफ मिस्र की साइड में क्या है, गाजा पट्टी एक स्ट्रिप है जो मिस्र का जिस पर पहले कब्जा था और जॉर्डन का कब्जा था वेस्ट बैंक के ऊपर। अरब इजराइल युद्ध शुरू होता है 1948 से। फिर 1967 में एक 6 दिन की वॉर चलती है। इजराइल इस बीच अपने आप को बहुत मजबूत कर लेता है। दुनिया भर में उसके सपोर्टर्स फैले हुए थे और वहां से उसको तमाम तरह की सपोर्ट आती है। अमेरिका, ब्रिटेन उसको सपोर्ट करते हैं। अमेरिका की दौलत
और ब्रिटेन की मिलिट्री ताकत के बूते पे इजराइल का गठन होता है और इजराइल उसी पे सरवाइव करता है। और 1967 में इजराइल अपना और एक्सपेंशन कर लेता है, जहां पर पैलेस्टीनियंस रह रहे थे वो एरिया भी अपने कब्जे में कर लेता है, वहां पर भी ज्यूज को बसा देता है, वेस्ट बैंक को गाजा स्ट्रिप में अपनी बस्तियां बसा देता है। इसके अलावा सीरिया और लेबनान की तरफ भी अपने तमाम कब्जे बढ़ा देता है, मिस्र के क्षेत्र में भी कब्जा कर लेता है। तमाम तरह के इसके बाद पीस अकॉर्ड होते हैं और इसी बीच 1964 में पीएलओ का गठन होता है, यानी पैलेस्टीनियंस मिल करके वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पीएलओ बनता है यासिर अराफात, जिनके भारत में प्रधानमंत्री उस समय की तत्कालीन इंदिरा गांधी से बहुत अच्छे संबंध थे। तो खैर इस तरह के पीस प्रोसेस शुरू होता है। वेस्टर्न कंट्रीज आती हैं, इंडिया भी उसमें कुछ पार्टिसिपेट करता है, वेस्ट एशिया की भी कंट्रीज आती हैं। एक पीस सेटलमेंट बनता है जिसको कहते हैं नॉर्वे पीस सेटलमेंट, और जिसमें नॉर्वे अकॉर्ड कहते हैं, जिसके द्वारा ये होता है कि जिस क्षेत्र में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीनियंस रह रहे थे उनको हम ऑटोनॉमी देंगे, वो अपना सेल्फ रूल टाइप का बनाए। 5 साल का इंटरिम एग्रीमेंट है, फिर एक परमानेंट एग्रीमेंट एक तरह का बनेगा। और इस समझौते के आधार पर मिडिल ईस्ट के ये सबसे गर्म क्षेत्र में एक शांति लाने का काम किया जाता है। शांति आती भी है कुछ समय के लिए, पर यह अकॉर्ड को दोनों लोग बहुत समय तक मानते नहीं हैं। हालांकि इसके आधार पर होता क्या है, दोनों जगह पे एक सेल्फ रूल टाइप का एक शासी निकाय जिसे आप कह सकते हैं बन जाता है। पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाती है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में। लेकिन ये सब बनने के बावजूद भी इसके बाद इसी अकॉर्ड में इजराइल ने वादा किया था कि धीरे धीरे वो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक से जो यहूदी बस्तियां हैं उनको कम करना शुरू करेगा और वहां पर जो इसकी इजरायली फोर्स रह रही है वो उसको हटाना शुरू करेगा। वो अपने वादे के मुताबिक गाजा स्ट्रिप से इजरायली बस्तियों को कम करता है और अपनी सेनाएं हटाता है, लेकिन वेस्ट बैंक में वो अपना कब्जा और बढ़ा देता है। जो बस्ती पहले एक थी 1967 में, वहां पर वो हजारों की संख्या में बस्तियां बस जाती हैं। जहां पर पहले कुछ हजार लोग ज्यूस के लोग उस बस्तियों में जहां पैलेस्टीनियंस रहते हैं, आज वहां लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। तो अब आप ये समझिए कि इस अकॉर्ड का दोनों ही तरफ से कोई फायदा नहीं होता है। और इसी दौरान इस पूरे प्रोसेस के बीच में ही 1987 में जो हमास, जिसने आज इस तरह का युद्ध छेड़ा है और ये बहुत बड़ा युद्ध है, 1948 के बाद का ये सबसे बड़ा अटैक है इजराइल के ऊपर। हजारों की संख्या में हमास के लड़ाकू घुस गए हैं। इजराइल की उस फेंसिंग को उन्होंने तोड़ दिया। इजराइल ने जिसमें कहा था कि कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, दुनिया की सबसे तगड़ी एक ऐसी उसने वैज्ञानिक फेंसिंग की थी कि वहां से कोई इसको क्रॉस नहीं कर सकता था। इस तरह के उसमें करंट की व्यवस्था थी, इस तरह की लेजर की व्यवस्था थी। उस सब को तोड़फोड़ करते हुए हमास के लोग इजराइल के अंदर एंट्री कर गए, हजारों लोगों को मार दिया। वॉर जारी है, इजराइल ने वॉर का ऐलान कर दिया। दोनों तरफ से लाशें बिछ रही हैं। अब होगा क्या? ये सब तो चीजें आप देख रहे हैं बराबर जो हो रहा है। ये समस्या अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुई? गांधी जी ने कहा था समस्या का कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा था ज्यूस ने पहला काम तो यह गलत किया कि वो अरबों के क्षेत्र में आकर के अपने होमलैंड की मांग करने लगे। इनके क्षेत्र में अगर ये आएंगे रहेंगे तो कभी भी शांति स्थापित नहीं होगी। चलिए आपने इजराइल बना दिया, फिलिस्तीन अभी तक क्यों नहीं बना? ये अमेरिका को जवाब देना है, यूनाइटेड नेशंस को जवाब देना है, जिसको आपने एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को मान्यता दे रखी है, जो कि रामल्ला से ऑपरेट कर रही है फिलिस्तीन सरकार। और हमास ने कब्जा कर लिया। अब आप इसमें देखिए, अब जब एक जगह पर संघर्ष होता है तो उसमें भी महत्वाकांक्षाएं जगती हैं। हमास मिस्र ब्रदरहुड की एक शाखा है। मिस्र ब्रदरहुड क्या शाखा है? मिस्र ब्रदरहुड एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, जो मिस्र का ऑर्गेनाइजेशन है, जो तमाम जगह इस्लाम के नाम पर तख्ता पलट करता है। मिस्र ब्रदरहुड की शाखा के नाम पर हमास एक तरह का एक उग्रवादी संगठन है। इसको भारत के नेशनल मूवमेंट से जोड़िए। भारत में उस समय एक उग्र दल था, एक नरम दल था। उग्र दल चाहता था कि हम सशस्त्र संघर्ष करके हम ब्रिटिशर्स को भगा के सत्ता हासिल करेंगे। हमास उसी तरह का संगठन है। जिस तरह यहां के उग्र संगठन को टेररिस्ट मानते थे ब्रिटिशर्स उस समय, उसी तरह हमास को टेररिस्ट मानते हैं इजराइल के लोग और इजराइल का सपोर्ट करने वाले देश। हमास ने कब्जा कर लिया है इस समय गाजा स्ट्रिप पर। और वेस्ट बैंक पे कब्जा किसका है? वेस्ट बैंक से सरकार ऑपरेट हो रही है फिलिस्तीन गवर्नमेंट की है। दोनों मिलकर काम कर रहे होते तो शायद एक बड़ी एक ताकत होते। हमास ने कहा यह इंतिफादा है, यानी सशस्त्र वार है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट इजराइल है। उसने कहा बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। इन्होंने बहुत बेवकूफ बनाया। उसने तमाम स्टोरीज की हैं। आप कभी उन स्टोरीज में भी जाइए, उस सत्यता को परखिए कि पैलेस्टीनियंस वहां पर सह क्या रहे हैं। पैलेस्टीनियंस की स्थिति वहां पर बहुत खराब है, न खाने को है न पहनने को है। इजराइल उनको मारा करते हैं, तमाम तरह की रेप की घटनाएं वहां पर हुआ करती हैं, जो ये सच है। लेकिन वहां
वहां यह भी सच है कि तमाम इस तरह के लोफर गुंडे बदमाश भी वहां पर पैलेस्टीनियंस में पैदा हो गए हैं, जो तमाम तरह का क्राइम करते हैं इजरायली के साथ। इजरायली सेना वहां पर तमाम तरह का करती है। यह समस्या जहां पर युद्ध की स्थिति होगी वहां पर बनी रहेगी। इसके लिए जिम्मेदार है वेस्टर्न कंट्रीज, इसके लिए जिम्मेदार है यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने अब तक इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं किया? कोई बाउंड्रीज अभी तक डिफाइन क्यों नहीं हुई? इजराइल आज भी अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा लेता है। पैलेस्टीनियंस आज भी इन क्षेत्रों के अलावा दुनिया भर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा था नौसले पीस अकॉर्ड हुआ था, उस आधार पर शरणार्थियों की समस्या के लिए कोई उसमें समझौता नहीं हुआ था। हुआ क्या? वेस्टर्न कंट्रीज युद्ध में भी अपना मजा लेती हैं और युद्ध विराम करवाने के बाद उसमें भी मजा लेती हैं। तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डाला जाता है, तमाम तरह का पैसा वो वहां पर लगाते हैं, इसके भी अपने इंटरेस्ट होंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से वो तमाम तरह के और कारोबार वेस्टर्न कंट्रीज के करते हैं। 2020 में अमेरिका की जो पॉलिसी रहती है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अब तो अमेरिका धीरे धीरे वीक हुआ, पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी बादशाह, जब वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक अब्राहम अकॉर्ड बनाया। अब्राहम अकॉर्ड करके उन्होंने क्या कहा, धीरे धीरे उन्होंने कहा कि इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में जो दूरी है इसको डिप्लोमेटिक चैनल से हम लोग पाटेंगे। तो उन्होंने यूएई और बहरीन के इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। इसके बाद दूसरी अरब कंट्रीज को उसके दायरे में लाना था। लेकिन अब इसी 3 वर्ष के बीच में देखिए अब ऐसा हो गया है, जो बाइडन जो हैं वो एक दूसरी तरह की पॉलिसी पर चलते हैं। इजराइल एक कहते हैं कि दक्षिणपंथी देश है, और इससे भारत का क्या संबंध है और क्या इसका भविष्य होगा? पहला भविष्य यह है कि फिलिस्तीन स्टेट क्या कभी बन पाएगा? वर्तमान स्थिति में मुझे तो नहीं लगता बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो पिछले 100 साल से अनसुलझी समस्या ये आगे भी अनसुलझी रहेगी। और ये क्षेत्र जिस तरह से हमास ने अटैक किया है, इसका मतलब है हमास सिर्फ अकेले नहीं है, उसको दुनिया के दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है। अल कायदा के ऊपर जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया, बहुत दिनों से शांति है। जितने दुनिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें शांति चल रही थी। हमास का जिस तरह से उदय हुआ है, मुझे लगता है कि ये तमाम आतंकी संगठन दुनिया भर के, जिसमें तमाम संगठन हैं, जिसमें हम हिजबुल्लाह ने देखिए सपोर्ट कर दिया, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पे आज अटैक कर दिया, अल कायदा, जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान, हक्काकी नेटवर्क, बोको हराम, लश्कर ए तोयबा, जितने दुनिया भर के खतरनाक आतंकी संगठन हैं, हो सकता है एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर जिस तरह से तमाम सरकारों को भी ये संचालित करते हैं। मुझे लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का ये रीजन बन सकता है मिडिल ईस्ट। रूस यूक्रेन के युद्ध से पूरी दुनिया पे उतना प्रभाव नहीं है जितना मिडिल ईस्ट के प्रभावित होने से होगा। अब मैं आपको बताऊं, इंडियन गवर्नमेंट जो है, पहले इसकी एक अलग पॉलिसी हुआ करती थी। इंडियन गवर्नमेंट में जब इंदिरा गांधी थी, नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट चलता था, उसके बावजूद वो अलाइन थी पैलेस्टीनियन मूवमेंट से। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, वो कहता था अरब देश के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय ना होने पाए वो इजराइल को भी मान्यता देती थी, इजराइल से भी अपने रिलेशन से, लेकिन फिलिस्तीन को भी मान्यता इंडिया देती थी। वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है, ये भी एक दक्षिणपंथी सरकार है, ये भी एक उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करती है। बीजेपी गवर्नमेंट जो चल रही है, इसने इजराइल का इस मैटर के माध्यम से उसने अपना पक्ष क्लियर किया। जैसे अमेरिका ने कहा कि वो इजराइल के साथ है, इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, आतंकवाद की घटना की निंदा करता है। सेम स्टेटमेंट भारत का है, उसने कहा आतंकवाद की घटना की निंदा करते हैं, हम इजराइल के साथ हैं। आतंकवाद का समर्थन तो कोई देश नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कल इजराइल के साथ खड़े हुआ, पैलेस्टीनियंस का जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उनकी जो गवर्नमेंट थी, वो इंडिया के मीडिएशन की बात अब तक करते थे। यानी इंडिया ने अपने आप को पहली बार इस इंटरनेशनल रिलेशंस में देखा जाए तो पैलेस्टीनियन से अपने आप को दूर करके सीधे सीधे इजराइल के साथ अपना संबंध घोषित किया। दूसरा क्या हुआ, जो मुझे लगता है इसका क्या प्रभाव होगा, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, वो समझने की कोशिश करी। इसको हमने गांधी जी से जो जोड़ा है। एक तो गांधी जी इसमें ज्यूज के इस स्टेप को ही गलत मानते थे कि वो अपना होमलैंड बनाने यहाँ पर आ गए। हाँ, सबको अपना होमलैंड, अपनी मातृभूमि का अधिकार है, पर वो कह रहे थे कि उनकी एक इंटरनेशनल नेशनलिटी है, वो पूरे दुनिया के नागरिक हैं, इतने इंटेलिजेंट, जहाँ जाएंगे उनका स्वागत होगा, अरबों के बीच में रह के कभी शांतिपूर्ण नहीं रह सकते। खैर वो एक चैप्टर अलग है। बीजेपी ने कल अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने इजराइल पे हमास के अटैक को उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। किस तरह से? माइलेज नहीं बल्कि एक संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत में भी 2004 से 14 के बीच में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती थी। 4 से 14 के बीच में कार्यकाल था कांग्रेस गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा कि उन्होंने आतंकवाद का खत्म किया। निश्चित रूप से आतंकवाद की घटनाएं वर्तमान सरकार के समय में नहीं हुई, लेकिन अगर इस तरह
बीजेपी की लेड गवर्नमेंट खुलकर एक तो इजराइल का सपोर्ट कर रही है। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से इजराइल अटैक के बाद उसने इस तरह की कैंपेन की, ट्विटर पे पूरी कैंपेन चल रही है कि देश में हमने देखे ऐसे ही आतंकवाद की घटना जैसी हमास वहां पर कर रहा है, यहां पर पाकिस्तान के आतंकवादी करते थे, हमने सबका खात्मा किया। अब ये एक तरह से बहुत अच्छी कैंपेन है और इंडिया की फोर्सेस सक्षम है, लेकिन जिस तरह से हमास ने अटैक किया है, हमें पूरा शक है कि इसमें बहुत आतंकवादी संगठन जुड़े हैं। आपको बताएं, इस हमास के अटैक ने सिद्ध किया कि आतंकवाद कभी खत्म नहीं होता, उसकी जड़ें खत्म नहीं होती। भारत में आतंकवाद की घटनाएं बहुत समय से नहीं हुई हैं, और इस तरह से जिस तरह से दक्षिणपंथी सरकार यहां पर है, हमें लगता है पाकिस्तान में भी अनिश्चितता की स्थिति है। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर इलेक्शन है, यहां पर इलेक्शन है, यहां के भी आतंकवादी, जब हमास को तमाम आतंकवादी संगठनों का समर्थन मिलेगा जिस तरह से हिजबुल्लाह ने किया है, तो कश्मीर का इशू भी फिर गरमाएगा। आतंकवाद की घटनाएं इस क्षेत्र में भी हो सकती हैं। ये इंडियन इंटेलिजेंस को समझने की जरूरत है। जहां पर मोसाद फेल हुई, इजराइल की इंटेलिजेंस फेल हुई, अब इंडिया की राह को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब दुनिया भर के इस तरह के आतंकवादी संगठन अगर एकजुट होंगे, आतंकवाद एक जगह पनपेगा, तो सिर्फ ये मिडिल ईस्ट की बात नहीं है, ये बात कश्मीर के इशू पर भी हो सकती है। ईरान और कतर खुलकर साथ दे रहे हैं हमास का। तो मुझे लगता है कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है, इसमें देखिए तमाम तरह युद्ध में जो समस्याएं होती हैं उसके बाद के रिपरकशन सब होते हैं। इसमें तमाम तरह की आर्थिक अराजकता आएगी, रिसेशन का पीरियड फिर से आएगा। अगर इसमें युद्ध विराम जल्दी नहीं होता, युद्ध चलता रहता है, तो आप समझिए तेल की कीमतों में भी घटाव बढ़ाव आएगा। युद्ध का क्षेत्र सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें दूसरे देश इन्वॉल्व होंगे। तो आप ये समझिएगा अगर दूसरे ये 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर ये युद्ध चल गया, अगर नहीं रुका, तो निश्चित आप लिख लीजिए, मान लीजिए, हम फिर इस इशू पे आपसे मिलेंगे। इसमें एक बहुत बड़े विश्व युद्ध की आहट है, क्योंकि इसमें सिर्फ आतंकवादी संगठन का इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं देख रहा हूं, और कंट्रीज का भी इन्वॉल्वमेंट है। चीन के भी मध्य पूर्व में इंटरेस्ट बढ़े हैं इधर। इसको समझने की जरूरत है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया डिसऑर्डर भी प्लेस हो रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जिस तरह से अमेरिका के इंटरेस्ट इस क्षेत्र में कम हुए, अब उसको तेल वेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके भी विकल्प की बात होने लगी है। भारत का उदय जिस तरह से हो रहा है, मिडिल ईस्ट के रीजन को लेकर के, ये चाइना की उस बेल्ट रोड में भी शामिल है और इंडिया के भी उस कॉन्सेप्ट में शामिल है जो अभी G20 की मीटिंग में हुआ। तो निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट को अशांत करने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है, जिसमें हमास का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें हमास के पीछे आतंकवादी संगठन तो हैं ही तमाम अंतरराष्ट्रीय, कुछ और देश भी शामिल हो सकते हैं। इस पर रहेगी हमारी नजर। इनसाइट हमारी यही रिपोर्ट थी। हमारी रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को पसंद करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।